प्रैक्टिस सेट 2 क्वेश्चन नंबर 41। 8 अंकों की बड़ी संख्या, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का योग। तो 8 अंकों की बड़ी संख्या 9 को 8 बार लिखो, 7 अंकों की छोटी संख्या 1 लिखकर 6 बार 0 लिखो और दोनों का योग बोला है जोड़ दो। तो यह वाला नंबर ऑप्शन बी में प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 42। इन तीनों का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक मतलब होता है इन तीनों को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या। तो वह संख्या जानने के लिए सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 51 का टेबल यदि 2 टाइम पढ़ते हैं तो 5 2 10, 102 आया, इससे छोटा है। अब इसका टेबल यदि 3 टाइम पढ़ते हैं तो 3 1 3 और 3 5 15, 153 आया। ठीक, तो यहाँ महत्तम समापवर्तक 51 निकला। अब ये 51 और यहाँ का बचा हुआ संख्या 85, इन दोनों का निकालेंगे। तो 51 का टेबल एक ही बार पढ़ सकते हैं, 2 बार में बड़ा नंबर हो रहा है। 51 1 51, 5 में 1 -4 और 8 में 5 -3, 51 इस पार आ जाएगा और 34 से कम 34 एक बार। ठीक, 11 में 4 घटा दो, कितना बचेगा 7। इसमें 5 में कम करेंगे 4, 4 में 3 घटा दो 1 और 34 अब इस पर आ जाएगा। तो 17 दूनी 34। अंतिम भाजक संख्या क्या आया 34, सॉरी 17 आया। ठीक है, अंतिम भाजक संख्या 17 आया। तो 17 ही बड़ी सी बड़ी नंबर है जो 51 को डिवाइड करेगा, 85 को डिवाइड करेगा और 153 को भी। ठीक, तो HCF नंबर ए 17 होगा। यहाँ देखो 56,95,08,007 को लिखा जाता है। ये करोड़ तक गया है तो 56 मतलब 2 अंक, 10 करोड़ तक का संख्या बनाना है। इकाई देखो ऐसे बनाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा लगेगा, हजार, 10,000, फिर कॉमा लगेगा, लाख, 10 लाख, फिर कॉमा, करोड़, 10 करोड़ हो गया। ये 10 करोड़ तक का संख्या है। यहाँ पर 56 बोला है तो ये करोड़ का जगह है, ये लाख का, ये हजार का। ठीक, तो करोड़ में 56 बोला है तो यहाँ लिखाएगा दोनों अंक। फिर 95 लाख मतलब 95 लाख यहाँ लिखाएगा। अब यहाँ 8,000 बोला है। ठीक, तो यदि 8 यहाँ लिखते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हजार में फिर ये स्थान 0 आएगा तो 80 हो जा रहा है, इसलिए 8 यहाँ लिखाएगा हजार, 8,000। ठीक, तो सामने वाला इसका 0 हो जाएगा, यहाँ 0 फिल करना है। फिर 7 बोला है तो 7 इकाई अंक है तो दहाई और सैकड़ा 0 में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब इसी नंबर को यहाँ से ढूंढना है। 56 95 08007 ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? क्या 2 किलोमीटर और 700 मीटर दोनों मिलकर 2700 मीटर बनाता है? तो ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर होगा। किलोमीटर को यहाँ मीटर में चेंज करना है और जो पहले से मीटर में परिवर्तन है उसे सेम वैसे ही लिखो और दोनों को जोड़ो। तो 2700 मीटर बन रहा है और बराबर में भी यही नंबर दिया है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 45। एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 बजे चली और आगरा रात 8:35 बजे पहुंची। आप बताइए कि बस ने आगरा पहुंचने में कितना समय लिया। ठीक, तो जैसे बस का जिक्र हुआ है, मान लो ये बस आगरा के लिए सुबह 5:35 में चलना शुरू किया और आगरा पहुंच गया। कितने बजे पहुंचा? 8:35। ठीक है, आगरा पहुंचा या 8:35 में। तो इस समय से इस समय के बीच में कितना समय लगा पता करना है। ठीक, तो यहाँ ये ध्यान देना 5:35 सुबह का है और 8:35 रात का है। ठीक, तो ये दोनों समय एक ही दिन का है, एक ही दिन का है। तो एक ही दिन का ये वाला समय दिन के 12 बजे की बाद वाला है। तो दिन के 12 बजे के बाद वाला समय है एक ही दिन में। तो ऐसी स्थिति में इसको 24 घंटे के समय के अनुसार लिखते हैं। तो 24 घंटे के समय के अनुसार 12 के बाद घड़ी में 1 लिखाता है। तो 1 को पढ़ना है 13, 2 को पढ़ना है 14, 3 को पढ़ना है 15। तो इसी प्रकार से जो 8 आएगा, 8 को हम पढ़ेंगे 20। तो 20:35 में सुबह के समय 5:35 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 20 में 5 15। तो 15 घंटे आंसर ऑप्शन ढूंढो, डी में है। ऑप्शन डी में 15 घंटे लिखा है। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है। देखो, एक बस मेरठ से आगरा के लिए सुबह 5:35 में चली, ध्यान देना, और आगरा पहुंचने में उसको 15 घंटे का समय लगा। कितने घंटे का? 15 घंटे का। तो 15 घंटे में आगरा पहुंच गया तो कितने बजेगा? 8:35 होगा कि नहीं? यदि 15 घंटा सफर करेगा तो कितना बजेगा? 8:35। तो कैसे करके लाओगे? अब यदि कितने बजे चला ये बता दिया और कितने घंटे में पहुंचा यह बता दिया, तो अगला जो पूछा जाएगा समय को पूछा जाएगा, कितने बजे पहुंचा ये समय को। तो यदि शुरू का समय दिया है और कितने घंटे चला है ये दिया है, तो इस समय और इस समय को जोड़ना पड़ता है। देखो, 15 में हम 5:35 को जोड़ेंगे तो ये तो 35 ही बनेगा, और 15 में 5 जोड़ो 20, 20:35। तो 20 किसको पढ़ते हैं? 8 को। तो 8:35 आ गया आंसर दूसरा तरीके से भी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी जो बताया हूँ। ठीक, तो फिलहाल इसके आधार पर तो यही आंसर है। बट अगला प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान देना। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री हो कहलाता है, तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इधर एक चीज ध्यान देना, जैसे ये हमारा एक कोण है, ठीक है, तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि इसके सभी एंगल 60 डिग्री है। ठीक, तो 60 डिग्री तीनों एंगल होगा तभी वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यदि कई बच्चे ये सोचते हैं 60 को छोड़कर और कोई भी एंगल एक समान होगा, जैसे कि मान लो 30 है, 30 यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, यहाँ पर 30, तो तीनों जगह 30 दिखाई दे रहा है, तो भी कई बच्चे सोचते हैं कि वो समबाहु त्रिभुज होगा, तो गलत है। शर्त ये होता है कि अंदर का तीनों का कोण जोड़ने पर 180 आना चाहिए।
तो 30 को हम 3 बार जोड़ेंगे तो 90 होगा, 180 नहीं आया, तो उससे तो ट्राइंगल बनेगा भी नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा। हाँ, ये तो कोण के आधार पर सिर्फ यही एक शर्त है समबाहु त्रिभुज का कि तीनों कोण 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन साइड के आधार पर पूछा जाएगा, भुजा के आधार पर। यदि ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये समबाहु त्रिभुज है। 5 को छोड़कर यदि 7 भी बोला जाता है, तीनों साइड 60, तो भी समबाहु त्रिभुज है। यदि 10 सेंटीमीटर की लंबाई है तीनों भुजा, तो भी ये समबाहु त्रिभुज है। तो साइड के आधार पर तीनों अलग अलग बार बार हो सकता है, लेकिन एंगल के आधार पर सिर्फ 60 ही होता है। आया समझ में? एक आयत का प्रत्येक कोण ऑप्शन ए 90 डिग्री से अधिक होता है, गलत। बी 90 डिग्री से कम होता है, गलत। 90 डिग्री के बराबर होता है, सही। ठीक, तो एक आयताकार आकृति ये जैसे कि ये है, ठीक, तो इसका हर एक कोना 90 डिग्री का है, लाइन बिल्कुल सीध में होता है। ठीक, यहाँ से कोण ऐसे बनेगा, यहाँ से कोण हम इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ से ऐसे। ठीक, तो इधर से यह सीधा मतलब 90, यहाँ से इसको हम ऐसे देखेंगे ना, कोण इस तरफ से सीधा लाइन ऊपर की तरफ, तो ये भी 90 है। तो इसका हर एक कोना का जो एंगल है 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत आसान है। निम्नलिखित पिक्टोग्राफ एक स्कूल के अध्यापकों द्वारा पसंद किए जाने वाले कपड़ों के रंगों को दर्शाता है। तो कपड़ों का रंग है नीला, हरा, लाल, सफेद, और एक पिक्टोग्राफ का मतलब है 10 अध्यापक। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ज्ञात कीजिए कितने अध्यापक लाल रंग के कपड़े पसंद करते हैं। ये रहा लाल रंग, तो कितना पिक्टोग्राफ है? 1 2 3 4 5 6। एक पिक्टोग्राफ का मतलब 10 अध्यापक, तो 6 पिक्टोग्राफ का मतलब 60 अध्यापक। तो लाल रंग 60 अध्यापक पसंद करते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, एक मोटर बाइक 5 लीटर पेट्रोल में 220 किलोमीटर यात्रा पूरी करती है। यह 1.5 लीटर, इसी को 1.5 लीटर बोलते हैं, 1.5 लीटर, 1 लीटर और आधा लीटर, ठीक, पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखो ये बाइक में, इस बाइक में जब 5 लीटर पेट्रोल है तो ये 220 किलोमीटर का दूरी सफर करेगा। अब यदि इस बाइक में पेट्रोल कम है, मान लो 1 लीटर, या क्वेश्चन अनुसार 1 लीटर और आधा मतलब 1.5 लीटर पेट्रोल है, तो बताओ अभी भी 220 किलोमीटर दूरी जाएगा कि उससे कम? इससे कम दूरी चलेगा, है ना। तो कितना दूरी तय करेगा यह हमें जानना है। तो यह जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 220 किलोमीटर की दूरी को 5 लीटर से हमें भाग करना पड़ेगा। इससे ये पता चलेगा कि 1 लीटर में कितना दूरी तय कर रहा है, ठीक। तो 220 भाग 5, 5 24, माइनस करने पर 2, फिर 5 4 20, 44 आया। तो 1 लीटर में 44 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। और यहाँ पर 0.5 है, इसका मतलब है आधा लीटर। आधा लीटर को कैसे लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। तो आधा लीटर में इसका आधा दूरी तय करेगा, तो इसका आधा कितना होगा? 22 किलोमीटर। तो
तो 1 लीटर और 1.5 लीटर को जोड़ेंगे तो 1.5 लीटर हो गया, और दूरी को जोड़ दो तो 66 किलोमीटर। 1.5 में 66 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इसी को और दूसरा तरीके से समझ सकते हैं। देखो कितना लीटर बाइक में पेट्रोल है, 1.5 लीटर, तो 1.5 लिखो। और 1 लीटर में कितना दूरी तय करता है, 44 किलोमीटर, तो डायरेक्ट 44 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो भी यही आंसर आएगा। 44 इस पार करते हैं और 1.5 इस पार, तो दशमलव हटाओ, अभी इसको 15 समझो, तो 15 चौक 60, हासिल 6, 15 चौक 60, 60 और 6 66, 66। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, आया 66, आंसर मिल गया। ठीक, इस चीज को एक और तरीके से बना सकते हो, ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे बनेगा, देखो थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे यहाँ 5 लीटर पेट्रोल का हम 220 किलोमीटर की दूरी में भाग करते हैं, तो 1 लीटर बराबर कितना किलोमीटर आया, 44 किलोमीटर। तो यही वैल्यू 1.5 लीटर पेट्रोल की मात्रा से ये जो दूरी है इसमें जिससे डिवाइड करेंगे तो उसका भी आंसर 44 होना चाहिए। जैसे इसमें जितना डिवाइड, इसका इससे डिवाइड करने पर 44 आया, तो यही वैल्यू इसका इससे डिवाइड करने पर भी उतना ही आना चाहिए। देखो ट्राई कर लेते हैं। 66 डिवाइड 1.5, तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 0 इसके पीछे लिखेंगे, 66 के पीछे ये। ठीक, अब 15 से भाग करो तो 15 चौक 60, माइनस करने पर 6, फिर से 15 चौक 60, आया 44। ठीक, तो ये समझाने के लिए था, बट आप लोग इसी तरीके से बनाना। क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान दो। कोई दुकानदार 5 दर्जन आम 90 रुपया में खरीदता है, तो 150 आम की कीमत क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 5 दर्जन आम के लिए कितना रुपया दे रहा है, 90 रुपया। 5 दर्जन बराबर 90 रुपया, या 5 दर्जन मतलब होता है 1 दर्जन में 12 वस्तु, तो 5 दर्जन मतलब 60 वस्तु। तो यहाँ पर 60 आम के बदले 90 रुपया दे रहा है। ठीक है, खरीद रहा है। तो 150 आम की कीमत क्या होगी। यहाँ पर आम की कीमत पता करना है ना। तो इन दोनों के माध्यम से हम ये पता करेंगे कि एक आम का कीमत कितना रुपया हो रहा है। तो आम का कीमत पता करना है तो 60 आम की मात्रा से 90 में हमें डिवाइड करना है। यहाँ आम की कीमत पता करना है तो आम से ही डिवाइड करना है 90 में, ये याद रखना। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे 3/2। ठीक, और इसको ज़्यादा डिवाइड करोगे, है ना, दशमलव में लिखना चाहते हो तो या फिर इसी को लिख सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5। तो ये है एक आम का कीमत। तो एक आम का कीमत आया 1.5 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, या फ्रैक्शन में 3/2। तो एक आम का कीमत पता चल गया, तो अब 150 आम का कीमत बता सकते हैं। ठीक, तो 3/2 में 150 का मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर मिलेगा।
क्या 1.5 में 150 का मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर मिलेगा। तो 2 से 150 डिवाइड हो जाएगा 75 टाइम में, और 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 122, 225। ऑप्शन बी। दशमलव वाले को देखो, चलो दशमलव हटा दो, 15 बन गया। 15 का पहाड़ा 0 बार 0, और 15 पंचे 75, 75 का 5, 75 का 5 कैरी 7, और 15 बन जा 15, 15 और 7 22। पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, तो भी आया 225। ठीक, इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और ये जो ऑप्शन है सेम इसके जैसे बनेगा, इसी की तरह। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, $150 आम की कीमत क्या होगी बोला है, तो 150 आम का कीमत, ये 4 में से कोई एक ऑप्शन है कि नहीं। तो जैसे 150 आम का कीमत कितना है, 225 रुपया है। तो यहाँ पर क्या करना है, 225 रुपये में 150 आम से भाग करो, तो इसका वैल्यू 1.5 आना चाहिए, या 3/2 आना चाहिए, या 9/6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसका लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, लोएस्ट फॉर्म। दोनों डिवाइड है बड़ा से बड़ा नंबर 25 से, तो 25 के पहाड़ा में 225 कितने बार में हो जाएगा, 9 बार में, और 25 के पहाड़ा में ये 6 बार में, तो ये मिल गया 9/6 ऑप्शन से। 150 आम की कीमत से, 150 आम की मात्रा से इसकी कीमत में डिवाइड कर दो। ठीक, तो जैसे यहाँ और इसका डिवाइड करने पर जो वैल्यू मिला था वही वैल्यू यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये मिल गया 9/6, यहाँ पर भी शुरू मिला था 9/6। अब इसका लोएस्ट फॉर्म में निकालेंगे तो ये मिल जाएगा, और लोएस्ट फॉर्म वाले नंबर का डिवाइड करेंगे तो फिर से ये नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा उसकी परिमिति 32 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता है बहुत से बच्चों से। देखो एक आयताकार खेत है, जैसे कि ये है एक आयताकार खेत। अब इस आयताकार खेत का परिमाप पहले से बता दिया है, मतलब इसके चारों साइड को यदि हम जोड़ेंगे तो 32 मीटर की लंबाई बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर चौड़ाई कितना है नहीं बताया गया, लंबाई कितना है नहीं बताया गया, लेकिन लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ पर एक शब्द बोला गया है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। जैसे कि चौड़ाई मान लो 2 है, मान लो चौड़ाई 2 है, तो इस आधार पर बताओ लंबाई कितना होगा। चौड़ाई का 3 गुना, तो पहले चौड़ाई को लिखना होता है, फिर चौड़ाई में 3 का गुना करो तो अब कितना आया 6, ये है। तो जब भी ऐसे वाला इस प्रकार वाला क्वेश्चन मिलता है जिसमें उसी को रिपीट करके दूसरा का वैल्यू बताना होता है, तो जैसे इसका जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, तो इस नंबर से कितना गुना है 3, तो 3 का गुना करने के बाद लंबाई बताएंगे। अब इस क्वेश्चन के आधार पर चौड़ाई पता नहीं है, तो चौड़ाई को हम 1 मानेंगे, तो लंबाई क्या होगा बताओ। अभी कैसे हमने 6 लाया था, हाँ पहले चौड़ाई 2 हम माने थे, तो चौड़ाई को 2 का 2 लिखे थे, फिर 3 से गुणा किए थे,
तो यहाँ चौड़ाई को जब 1 से माने हैं तो पहले 1 से लिखेंगे और 3 से गुणा करेंगे। इसका 3 गुना लंबाई है, तो 3 का 1 से गुणा करो तो 3x ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब आयत का परिमाप दे दिया है और ये बता दिया है चौड़ाई से लंबाई कितना ज़्यादा है या कितना गुना अधिक है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। यहाँ परिमाप दे रखा है, परिमाप का फार्मूला इस्तेमाल करो। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप का वैल्यू दे रखा है 32 मीटर, 2 का 2, लंबाई 3x है, चौड़ाई x है। अब 2 को इधर रखोगे तो इन्हें मल्टीप्लाई करना है और 2 को इस पार लाओगे तो डिवाइड करना है। तो इस पार ले आओ, 2 के पारा में 32, 16 बार में। अब इस पार बच गया 3x प्लस x, तो दोनों को जोड़ेंगे 4x हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 4 से इसमें भाग करेंगे 4 और x बराबर क्या आया 4, मतलब x का मतलब 4 आया। तो 3x का मतलब क्या हो जाएगा 3 गुणा 4 मतलब 12 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक लंबाई और एक चौड़ाई का गुणा करते हैं। याद रखो 2 लंबाई होता है और 2 चौड़ाई, तो एक लंबाई और एक चौड़ाई का गुणा करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई या चौड़ाई गुणा लंबाई, तो 12 चौक 48 वर्ग मीटर। ऑप्शन किसमें है सी में। अब इधर ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हैं। कैसे ऑप्शन से बना सकते हैं, अब ध्यान दो। हमें ये तो पता चल गया कि ये इसका क्या है क्षेत्रफल है, ये क्या है इसका क्षेत्रफल, और 32 इसका क्या है परिमाप है। 32 मीटर क्या है परिमाप। अच्छा बताओ परिमाप बराबर क्या होता है 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई होता है कि नहीं। तो एक काम करो, ये 32 को 2 बराबर भागों में बांटो। 32 को 2 बराबर भागों में हम बांटेंगे तो 16 आएगा। तो 16 का मतलब 2 लंबाई हो गया और एक और 16 का मतलब 2 चौड़ाई हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हुआ है कि नहीं, तो दोनों बराबर नहीं होता है। और क्वेश्चन में ये बोला है चौड़ाई से लंबाई कितना गुना अधिक होना चाहिए 3 गुना। ठीक, तो 3 गुना इसको बड़ा करने के लिए इसमें से 8 हम माइनस कर दे और इसमें जोड़ दे, तो ये बन जाएगा 24 और ये बन जाएगा 8। ये क्या बन जाएगा 8। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये हो गया 2 लंबाई का मान 24 है और 2 चौड़ाई का मान 8 है। और क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो एक लंबाई और एक चौड़ाई का इस्तेमाल करते हैं। तो 24 में 2 लंबाई शामिल है, 24 में 2 लंबाई शामिल है। तो इसका एक लंबाई पता करना है, इसको 2 बराबर भागों में बांटो तो एक लंबाई आया 12, लंबाई पता चल गया 12 और चौड़ाई 8 है तो 2 चौड़ाई इसमें जुड़ा है, तो एक चौड़ाई पता करना है, 2 से भाग करो 4 आया, तो 4 मिल गया चौड़ाई। ठीक है, यदि इन दोनों 2 लंबाई और 2 चौड़ाई को जोड़ते हैं तो परिमाप मिल गया 32 और एक लंबाई और एक चौड़ाई का गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल मिल गया 48। आंसर क्वेश्चन नंबर 52, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1210 है, यदि लाभ 10% का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। ध्यान दो,
यहाँ क्या पूछा है? क्रय मूल्य। मतलब कि ये चार में से कोई एक ऑप्शन क्या है? क्रय मूल्य। ठीक, ये क्या है? क्रय मूल्य। चार में से कोई एक ऑप्शन क्रय मूल्य है। तो जब हमें लाभ होता है और हम किसी वस्तु को जितना रुपया में खरीदे हैं और जब हमें लाभ पर बेचना है, तो जब बेचते हैं तो उसमें दो कीमत शामिल करके बेचते हैं। एक, हमने कितना में खरीदा इसको हम बेचेंगे, उसमें शामिल करेंगे, प्लस जितना रुपया का हम लाभ प्राप्त करते हैं उसको भी इसी में शामिल करके इसको हम बेचेंगे। तो यदि ऑप्शन से बनाओगे तो भी बन जाएगा। यहाँ ध्यान दो, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो मान लो ऑप्शन ए को हम क्रय मूल्य मानते हैं 1050। तो 1050 को 10% लाभ पर बेचना है, तो 1050 का निकालेंगे 10%। तो 10% का बटा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब एक का 105 से गुणा करने पर 105 आया। अब इसी 105 को वापस इसी में जोड़ो, ये क्या है? लाभ है, और ये क्या है? क्रय मूल्य। तो दोनों को जोड़ने पर विक्रय मूल्य इसके जैसा आना चाहिए, 0.5 और यहाँ 0 और यहाँ पर 1, 5511। 1155 आया इसके जैसा? नहीं, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में आ जाओ, 1100। तो 1100 का 10% लाभ निकालो, 10% का बटा 100। तो 100 के पहाड़ा में 1100 11 बार में, 11 का 10 से गुणा 110। तो ये क्या है? लाभ। अब लाभ को किस में जोड़ेंगे? क्रय मूल्य में। तो क्रय मूल्य कितना है? 1100। 0 1 2 और ये 1, 1210 आ गया। तो ऑप्शन बी सही है। अब दूसरा चीज, यदि ऑप्शन नहीं दिया है तब आपको कैसे बनाना है? तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे। इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था, क्या बताया था? प्रतिशत लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस आर। लाभ की स्थिति में प्लस होता है, हानि की स्थिति में माइनस। क्रय मूल्य निकालते हैं तो ऊपर में 100 होता है और 100 प्लस आर नीचे होता है, ये याद रखो। और विक्रय मूल्य निकालने पर, विक्रय मूल्य जब निकालेंगे तो ये दोनों ऊपर होता है और 100 नीचे, ये याद रखो। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1210। यहाँ 100 के साथ गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस आर। तो आर का मतलब ये प्रतिशत है। तो 100 में 10 को जोड़ो, 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 के पहाड़ा में 121 आएगा 11 बार में, और 11 गुणा 100 करेंगे तो कितना आया? 1100। ऑप्शन बी ठीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से 8 से कौन सी संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी? ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 8 निया 72, घटाने पर कितना बचा बताओ? 2, 20। तो 20 अब 8 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन ए 8 से डिवाइड नहीं है। बी में आ जाओ, 8 8 64 और 0 तो 0 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 80 बार में पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक, और आगे इसको नहीं बताएंगे अभी। 54 को देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे बनेगा? दशमलव को हटाना है
दशमलव भिन्न को आपको सिर्फ भिन्न में बदलना है। ठीक, 0.3 बटा 0.03 प्लस 0.03 बटा 0.3। ठीक, आंसर देखो दशमलव में दिया है, आंसर हम दशमलव में निकालेंगे। ठीक है, कैसे? यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो सिर्फ हम 3 लिखेंगे। ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 इसके पीछे लिख देंगे। अब नीचे वाला स्थान का दशमलव हटाएंगे तो हमें सिर्फ यहाँ 3 लिखने की जरूरत है। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 0। अब प्लस देखो ये जो नंबर है यहाँ पर है और ऊपर का नंबर यहाँ नीचे पर है, मतलब नंबर सेम है कि नहीं? तो बस इसको उल्टा करने की जरूरत है। 30 ऊपर चला जाएगा और 300 नीचे। तो 30 के पहाड़ा में 300 आएगा 10 बार में, प्लस 30 के पहाड़ा से 300 डिवाइड हो जाएगा 10 बार में। तो ऊपर का नंबर जब नीचे को डिवाइड करता है तो ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 होता है, और यहीं से गलत होने की संभावना है। आप लोग का आंसर देखो, नीचे वाला ऊपर को डिवाइड करेगा तो 10 का 10 लिख सकते हो, लेकिन ऊपर वाला कोई नंबर नीचे को डिवाइड करता है तो नीचे में 10 लिखोगे और ऊपर में वह अपने नंबर को एक बार में डिवाइड किया है, इसलिए 1/10 लिखोगे। अब 10 में 1/10 को जोड़ दो। आंसर दशमलव में पूछा है तो ये भिन्न को दशमलव में चेंज कर दो। तो 1 आ जाएगा पहला 0 की जगह, और 1 की जगह में दशमलव, दशमलव के पहले 0। तो 10 में 0.1 को जोड़ोगे तो 10.1। आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिफ्टी 0.34 को भिन्न रूप के निम्नतम पदों में लिखिए। तो दशमलव हटाकर भिन्न में बदलना है, बहुत आसान है। 0.342, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 0 का मतलब नहीं है। दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 0 लिखकर 1 लिखो। ऑप्शन ए आंसर। ठीक, देखो इसका लोएस्ट फॉर्म यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका लोएस्ट फॉर्म निकालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 54, ये भी बहुत सरल है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? जैसे कि ये एक वर्गाकार आकृति है, ठीक है, जैसे कि ये एक वर्गाकार आकृति है और इसके अंदर में कुल कितना जगह है, मतलब कि क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, बता दिया गया है। अब आपको निकालना है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, मतलब भुजा मिल गया तो 4 से गुणा करके परिमाप निकाल सकते हैं। तो भुजा कहाँ से निकलेगा? क्षेत्रफल से। और वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? भुजा गुणा भुजा करके, मतलब कोई एक ही संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 64 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है? 8 है। तो 8 क्या है? भुजा। अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है और भुजा निकालना है। वर्ग का भुजा निकालना है तो अंडर रूट क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल है उसका वर्गमूल निकालना होता है। तो 64 का वर्गमूल क्या आएगा? 8 आया भुजा। ठीक, तो भुजा को 4 से गुणा करो, 8 चौक 32 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है,
इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ध्यान दो, इसको हम किससे बना सकते हैं? ऑप्शन से। मान लो 32 इसका आंसर है, तो कैसे ऑप्शन से बनाएंगे? ध्यान दो, बताओ यहाँ पर 32 क्या है? वर्ग का परिमाप है। ये इसका क्या है? परिमाप। यदि वर्ग का परिमाप दे रखा है तो इसके सहायता से हम भुजा निकालेंगे। परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योगफल। तो एक भुजा कितना है उसके लिए 4 से भाग करेंगे, तो 4 अट्ठे 32, 8 आया भुजा। पता चल गया ना? और भुजा पता चल गया तो अब हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो भुजा के सहायता से यदि इसका क्षेत्रफल 64 आ गया, मतलब ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन से निकाल सकते थे। 57, ये तो बहुत आसान है। यदि हर वाली संख्या एक जैसी है तो जिस भिन्न का अंश छोटा है वह छोटा भिन्न होता है, और भिन्नों को लिखना है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे छोटा पहले लिखते हैं, 1/8 छोटा है, उसके बाद 3/8 छोटा है, फिर 5/8। कौन से ऑप्शन में है? डी में है आंसर। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो, 600 मीटर लंबा पुल को कितने मिनट में पार करता है? 5 मिनट में। तो यहाँ से ये पता करो कि 1 मिनट में कितना मीटर पुल की लंबाई तय करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दूरी बटा चाल निकालने के लिए किलोमीटर में मिनट से भाग करेंगे। ठीक, तो 60 कितने बार में आएगा? 12 बार में, और 0 पीछे, मतलब 120 किलोमीटर प्रति मिनट आया। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति मिनट आया। तो 1 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अब आपको पता करना है 1 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में 120 किलोमीटर का दूरी, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा यह जानने के लिए हम 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60। तो 60 से इसमें गुणा कर देंगे, 120 गुणा 60। ठीक, तो 12 छक्के कितना होता है? 72। 12 पंचे 60, 12 छक्के 72। 2 0 है, पीछे रख देंगे। ठीक है, 2 0 हम पीछे रख देंगे। तो ये क्या है? सॉरी, यहाँ मैंने किलोमीटर लिख दिया था, ये मीटर था। ये क्या है? मीटर है। तो ये भी क्या है? मीटर। अब मीटर को चेंज करना है किलोमीटर में। किस में चेंज करना है? किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर से भाग करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 10 से 72 में भाग करेंगे 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अब इसका एक और सरल तरीके बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो। ये आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगा। और एक सरल तरीका है, देखो, 60 मीटर की लंबी पुल है। ठीक, इधर ध्यान दो। देखो, 60 मीटर लंबी पुल है, तो ये 60 मीटर को आपको चेंज करना है किलोमीटर में, और ये 5 मिनट है तो उसको चेंज करना है घंटा में। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग करते हैं, 1000 मीटर का, फिर भाग करो 5 मिनट। तो 5 मिनट को यदि आपको घंटा में बदलना है, मिनट को घंटा में, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 60 मिनट का 5 में भाग करो,
और भिन्न का जब भाग करते हैं तो इसको उल्टा करते हैं या फिर इस नंबर का इससे गुणा। तो 600 गुणा 60 बटा 1000 का 5 से गुणा, तो 1000 गुणा 5 लिखो। अब इधर ध्यान देना, 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो गया और 10 60 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी 60 को कर रहा है, तो 10 से 60 6 बार में, ऊपर में 6 गुणा 6 बचा तो 36, नीचे में 5, तो 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 सत्ते 35 और 1 बचेगा तो दशमलव लेंगे और 1 के पीछे 0, तो 5 दूनी 10, तो भी आंसर आ गया। ये भी बहुत सरल है। पहले मिश्र भिन्न को अनुचित में चेंज करना है, उसके बाद एकदम आसान है। तो नीचे वाला नंबर सेम, 5 चौक 20 और 2 22 माइनस नीचे वाला नंबर सेम, 5 दूनी 10 और 1 11। अब नीचे वाला संख्या एक जैसा है, मतलब बहुत खुशनसीब इंसान हूँ, चाहे जोड़ो या घटाओ। इस नंबर को एक बार लिखो और चिन्ह के आधार पर इसको सॉल्व करो। तो घटाना है, 22 में 11 घटाओ 11, 11 बटा 5 ऑप्शन में है कहीं पर नहीं, इसीलिए आप लोग को आंसर मिश्र भिन्न तक निकलवाता हूँ। 11 बटा 5 को मिश्र भिन्न में परिवर्तन करो, 10 आया 2 बार में, घटाने पर 1 बचा, तो पूर्ण संख्या पहले, रिमाइंडर नंबर ऊपर, डिवाइजर नंबर नीचे, आंसर ऑप्शन ए में। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक विक्रेता, ये वाला ध्यान देना, एक विक्रेता, विक्रेता मतलब बेचने वाला, 6 रुपया के 4 की दर से संतरे खरीदता है। देखो विक्रेता 6 रुपया देकर 4 संतरे खरीदा है तथा 8 रुपये के 5 की दर से संतरे बेचता है, और खरीदने वाला इसको 8 रुपया दे रहा है तब वह 5 संतरे बेच रहा है। तो यदि इसने 50 संतरे बेचा तो उसको लाभ होगा कि हानि, पता करना है। कैसे पता करोगे? देखो यहाँ पर 50 संतरे बेचा है, कितने? 50 संतरे, तो 50 संतरे के बदले कितना रुपया मिलेगा यह जानने के पहले, जब वह 6 रुपया दे रहा है तो 4 संतरे मिल रहा है, तो एक संतरे के बदले कितना रुपया दे रहा है ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले एक संतरे का क्रय मूल्य जानना पड़ेगा, एक संतरे को कितना में खरीदा। तो यहाँ संतरे का मूल्य जानना है तो संतरे की मात्रा से रुपये में भाग करना है, बस इसी बात को समझना है। यदि 6 का 4 से भाग करोगे तो गलत हो जाएगा। 1 रुपये में कितना संतरे ये नहीं, एक संतरे का कितना रुपया ये पता करना है। तो 6 में 4 से भाग करेंगे, लोएस्ट फॉर्म 3/2 और इसको भाग और करेंगे तो 1.5। ये है क्रय मूल्य, 1 रुपया 50 पैसा एक संतरे का कीमत। अब एक संतरे का कीमत हम पता करेंगे विक्रय मूल्य में, मतलब एक संतरे को कितना रुपया में बेच रहा है। ठीक, तो यहाँ पर बेचे जाने वाली रुपया है 8 और संतरे की मात्रा है 5, इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा, तो 5 एकम 5, 8 में 5, ठीक, एक बार कितना बचा 3, तो यहाँ दशमलव यहाँ 0 और 5 छक्का 30, 1.6, कितना आया 1.6। तो खरीदा है 1 रुपया 50 पैसा में और एक संतरे को बेच रहा है 1 रुपया 60 पैसे में। तो बताओ इसको लाभ हो रहा है कि घाटा? लाभ हो रहा है। तो कितना रुपये का लाभ हुआ? लाभ का फार्मूला है
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 1.6 और क्रय मूल्य है 1.5। तो 6 में 5 माइनस 1 और 1 में 1 माइनस 0, तो 0.1 रुपीज का उसको फायदा हुआ एक संतरा बेचने पर। कितने संतरा बेचने पर? एक। लेकिन वो 50 संतरा बेच रहा है, तो एक संतरा में 0.1 रुपया का फायदा। तो 50 संतरा में कितना? तो 50 से गुणा करो। 50 का पहाड़ा एक बार पढ़ो 50, और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव। 5 रुपये का लाभ। कितने रुपये का? 5 रुपये का। लेकिन ऑप्शन 2 ही दे रखा है, तो हम ऑप्शन बनाएंगे सी में। चलो 5 रुपये का हम लाभ ले लेते हैं, ठीक। और डी में 5 रुपये का हानि। तो इस आधार पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।